है ना, कि आज आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो एक्सरेज पढ़ना है ना। तो एक्सरेज हम जानते ही हैं कि मेडिकल में बहुत ज्यादा इसका यूज है ना, कि भाई कहीं भी रेडियोलॉजी की जो डिपार्टमेंट होता है उसमें ये बहुत ज्यादा बेसिकली आपका यूजफुल होता है ना, कि भाई एक्सरे से बोन की पिक्चर वगैरह जो भी होती है उसको लेने के लिए हम एक्सरेज ही यूज करते हैं, है ना। तो ये एक्सरे की मशीन का ना थोड़ा सा सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, है ना। वैसे मैं अलग से डायग्राम भी बनाऊंगा, लेकिन जस्ट मैं बता देता हूँ कि एक्सरे की मशीन में होता क्या है कि एक आपका यहाँ पे हीटेड टंगस्टन एलिमेंट है, इसको हम कैथोड बोलते हैं, है ना। और इसका जो पोटेंशियल होता है वो निगेटिव होता है ना। और यहाँ पे एक टंगस्टन टारगेट होता है ना। और यहाँ पे एक कॉपर का एनोड है, इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इसके बीच में बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा लेते हैं कि भाई एक आपका जो हीटेड टंगस्टन एलिमेंट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, और एक आपका जो टारगेट है टंगस्टन का पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज क्वाइट हाई, मे बी 10,000 वोल्ट या 20,000 वोल्ट होता है ना। तो जैसे ये हीटअप होगा तो हीटिंग से भी इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, है ना, कि भाई थर्मोनिक इमिशन भी होता है कि भाई एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ था, अदरवाइज थर्मोनिक इमिशन भी होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और जब ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन टंगस्टन टारगेट से स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से एक रेडिएशन निकलेगा, है ना। एक्चुअली में इस रेडिएशन के बारे में नोन नहीं था पहले, तो किसी भी अननोन चीज को भी कॉल्ड एज एक्सरेज, तो इसलिए हमने इसका नाम एक्सरे दे दिया, है ना। कि ये जो चीज होती थी उसको बोला कि भाई ये अननोन रे है, अननोन रे स्टैंड फॉर द एक्स, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका एक्सरे बोलते हैं। तो यहाँ से आपका इमिशन इमिट हो गया, है ना। इसको बहुत सारी जगह पे हम क्या करते हैं, बेसिकली आपका यूज करते हैं। तो जस्ट एक आपका ये टाइटल पेज है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। मेन अभी मैं बताऊंगा कि एक्सरेज वगैरह होती क्या है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। है ना, इसको देख लो बस, आप थोड़ा सा इसको बनाने की जरूरत नहीं है आपको, नो नीड टू प्लॉट दिस। ये ड्रॉ करना है? नहीं नहीं, ड्रॉ मत करो बस, ओके। नो नीड टू ड्रॉ। इस पे दोबारा मैं डायग्राम बनाऊंगा ऐसा, उसको ड्रॉ करना। ये जस्ट एक एक्चुअल पिक्चराइजेशन के लिए है। ये सेटअप एक्चुअली जो भी आप कहीं भी एक्सरे करवाते हो तो उसका एक्चुअल सेटअप कैसा होता है, लेटर आई विल ड्रॉ इट, राइट। अब हम आ जाते हैं, है ना, कि मेन जो आपका टॉपिक है, वी स्टार्ट विद द एक्सरेज। ओके, है ना। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेसिकली आपका एक्सरेज, है ना। तो सबसे पहले तो हम एक्सरेज को डिफाइन करेंगे कि एक्सरे होता क्या है, राइट। तो जो एक्सरेज की डेफिनेशन ये होती है कि एक्सरेज आर, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये राइट। एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है ना, नया चैप्टर है ना? नहीं, इसको आप ड्यूअल नेचर का पार्ट लिख लो। ओके। ड्यूअल नेचर और एटॉमिक दोनों का कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन इसको अलग एज ए अलग टॉपिक ले लो। एक्सरेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, है ना, रेंज फ्रॉम 0.1 ऑमस्ट्रॉन्ग टू 100 ऑमस्ट्रॉन्ग, है ना। कि एक्सरेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 0.1 ऑमस्ट्रॉन्ग, है ना, टू बेसिकली आपका 100 ऑमस्ट्रॉन्ग। एंड ऑब्वियसली बात है, वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, एंड पजेस वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी, एनर्जी एंड पेनेट्रेटिंग पावर,
पेनेट्रेटिंग पावर, ये आपका होता है, राइट। तो एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ रेंज फ्रॉम दिस टू दिस एंड possess वेरी हाई एनर्जी एंड पेनेट्रेटिंग पावर, कि इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है और ऑब्वियसली बात है पेनेट्रेटिंग पावर तो हाई होता ही है। इसलिए तो एक्चुअली क्या होता है कि बोन की पिक्चर लेने के लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना, कि भाई फ्लैश के ऊपर तो ये पास कर जाता है लेकिन बोन को पेनेट्रेट नहीं कर पाता है ना, तो बोन की पिक्चर हम इसे ले लेते हैं, राइट। तो ये एक्सरे की बेसिकली आपकी डेफिनेशन हो गई, राइट। अब एक चीज आ गई कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है, कि वो जो सेटअप था उसमें एक्सरे प्रोड्यूस होने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि व्हेन ए सॉलिड टारगेट है ना is bombarded with electrons of very high kinetic energy, है ना, in kilowatt range, है ना, कि इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि किलो वोल्ट रेंज में होती है ना। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ emits, है ना, कॉल्ड एक्सरेज, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि व्हेन सॉलिड टारगेट इज बम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन ऑफ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी इन किलो वोल्ट रेंज, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ emit, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका एक्सरेज बोलते हैं, है ना। तो ये आपका सेटअप होगा। अब जो सेटअप मैंने शुरू में बताया था ना, उसी का थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में यहाँ पे बना देता हूँ, है ना, कि सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको बहुत ज्यादा चीज नहीं चाहिए होती है, बस आपका यहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब होता है, इधर इज ए वैक्यूम ट्यूब। वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी का आपने क्या रीजन बोला था? वेरी हाई वोल्टेज ना? हाँ, अगर वोल्टेज, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है ना, वो वोल्टेज की वजह से ही गेन करता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा गेन करेगा, है ना। तो सिंपल से एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करना होता है ना, और बहुत ज्यादा इंपार्ट करने के लिए उसको ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस से पास करना होगा जो कि बहुत हाई होगा, है ना। तो उससे फिर एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे जस्ट आपका ऐसा आ गया कि आपने यहाँ पे कोई वैक्यूम ट्यूब ले ली, है ना, कि दिस इज ए वैक्यूम ट्यूब, है ना, कि इस तरह से आपका ऐसा ट्यूब है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप जैसा ही है, बस थोड़ा सा जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस है ना। उसमें रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन इमिट हो रहा है ना। तो ये आपकी जो ट्यूब होती है जो कि एक वैक्यूम ट्यूब है, इसको हम एक नाम भी देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए कूलीज ट्यूब, है ना, जस्ट एक वैक्यूम ट्यूब है ना, कि वैक्यूम ट्यूब है आपका, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका कूलीज ट्यूब। इसमें क्या होता है, एक तो आपका यहाँ पे टारगेट होगा, है ना, कि यहाँ पे कोई हैवी मेटल का बेसिकली आपका इस तरह से टारगेट होता है, इधर इज ए हैवी मेटल टारगेट लाइक दैट, कि भाई एक कोई टारगेट से नॉर्मली एक हैवी मेटल हम लगा लेते हैं यहाँ पे, मे भी टंगस्टन या कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली आपका हैवी मेटल टारगेट, है ना। और जो ये टारगेट होगा इसका पोटेंशियल हम हाई रखते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल, किसी पोटेंशियल डिफरेंस के सेटअप से। और यहाँ पे आपका एक आपका कैथोड आ गया, है ना, कि ये तो आपका एनोड आ गया, यहाँ पे बेसिकली आपका एक इस तरह से कैथोड होगा, है ना, कि इस तरह से हम यहाँ पे एक कैथोड का क्या करते हैं, बेसिकली आपका सेटअप ले लेते हैं। ये आपका कैथोड हो गया, है ना, इसको आप नेगेटिव चार्ज दे दो, है ना, तो ये आपका कैथोड हो गया, है ना। और भी सेटअप होता है जो कि पहले डायग्राम मैंने बताया था, लेकिन वो जरूरत नहीं है आपके लिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है कि हम क्या करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई रखते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 किलो वोल्ट टू 20 किलो वोल्ट हो सकता है, कि भाई किसी सेटअप से
आप पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई रखते हो, और यहाँ पे थोड़ी सी एक आपकी एक स्लाइट विंडो होती है जिससे कि एक्सरेज बाहर निकलेंगी, है ना, कि एक विंडो होगी जिससे कि एक्सरेज क्या होंगे, बेसिकली आपके बाहर निकलेंगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे आप इसमें करंट करोगे फ्लो, तो ये हीटअप होगा, है ना, हीटअप होगा तो यहाँ पे एक थर्माइनिक इमिशन होगा, है ना, कि भाई इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा के भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस कैथोड में जब आप करंट फ्लो करोगे तो यहाँ से स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, है ना, कि स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बेसिकली आपके बाहर निकलेंगे, है ना। और ऑब्वियसली बात है कि अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लेफ्टवर्ड है ना, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो चूंकि ये बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे तो बहुत हाई एनर्जेटिक होंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन इससे जाके कोलाइड करेंगे, है ना, कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जैसे इससे कोलाइड करते हैं, रिजल्ट में एक रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन यहाँ से निकलेगा, है ना। और इसी रेडिएशन का एक्चुअली पहले अननोन था, तो हम इसको बोलते हैं एक्सरेज। यहाँ से जो रेडिएशन निकला है, दिस इज कॉल्ड एक्सरेज, है ना। ऑब्वियस बात है कि इसकी वेवलेंथ रेंज आपको पता ही है कि एक्सरेज ऑफ रेंज, है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको, 0.1 ऑमस्ट्रॉन्ग टू बेसिकली आपका ये 100 ऑमस्ट्रॉन्ग तक होता है। इसमें एक सिंगल वेवलेंथ नहीं होती है, कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ होता है, और उसका जो रेंज होगा वो 0.1 ऑमस्ट्रॉन्ग टू 100 ऑमस्ट्रॉन्ग तक एक्सरेज निकलेगी, जिसकी की एनर्जी बहुत हाई होगी और हाई पेनिट्रेटिंग पावर होगी, है ना। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसको आप प्लॉट कर लो, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि भाई एक्सरे इमिट ही क्यों हो रही है, इसका बेसिक कॉज क्या है। तो थर्सडे को आपका कोर्स जो होगा ना वो ड्यूअल नेचर का होगा। बाद में देखूंगा मैं, वेव ऑप्टिक्स के डाउट जरूर लूंगा, है ना, लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है ना वो मॉडर्न फिजिक्स है, तो उसको करके फिर वेव ऑप्टिक्स लूंगा, डाउट्स तो कोई छोड़ना नहीं है, अगर सर क्लास डाउट जरूर होंगे। हॉस्पिटल्स में जब वो एक्सरे का करने बोलते हैं तो वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जैसे मैंने बताया है, जो हॉस्पिटल में एक्सरे का जो सेटअप होता है ना वो यही चीज होती है। ये बहुत बड़ा सेटअप है क्या, छोटा बहुत सा बड़ा, है? बहुत नहीं नहीं, बहुत बड़ा सेटअप होता है। आपने देखा होगा वो ट्यूब टाइप की होती है नहीं, लंबी सी, और उसमें ये सारी चीजें उसी के अंदर फिट होती है, बेसिक कंसेप्ट यही है ना। लेकिन वो सब कुछ ट्यूब के अंदर होता है ना, और एक जस्ट आपको एक देखा होगा कि एक स्लिट्स टाइप की होती है, उससे रेडिएशंस निकलते हैं, है ना, तो वही एक्सरेज होते हैं। वो आपको दिखते इसलिए नहीं क्योंकि वो इनविजिबल रेंज में आते हैं ना, ये विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थोड़ी है, तो आपको दिखता नहीं है कि कुछ चीज मीट हो रहा है, क्योंकि विजिबल रेंज तो आपका 350 टू 700 ऑमस्ट्रॉन्ग नैनोमीटर तक ही होता है, तो ये विजिबल रेंज नहीं होती है। यही सेटअप, सेम सेटअप होता है। सर जैसे जब कोई एक्सरे करता है हॉस्पिटल में, हम्म। तो जो करते हैं मतलब द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ डूइंग इट, व्हाई डू दे वेयर सम फ्लोरेसेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड व्हाई डू दे स्विच ऑफ द लाइट? देखो, लाइट वगैरह जो वो जो एक्सरेज करते हैं ना बेटा, वो तो एक्चुअली दूसरे रूम में बैठे होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर बार बार एक्सरे का एक्सपोजर हो, क्योंकि एक्सरे का एक्सपोजर हार्मफुल होता है। रेडिएशन। हाँ, रेडिएशंस होते हैं ना, तो हार्मफुल होता है ये। वो तो क्या है, जिसको अब जरूरत है, हार्म उसको ज्यादा प्रॉब्लम है मेडिकली, तो करना पड़ता है, अदरवाइज दिस इज हार्मफुल थिंग, है ना। तो हाँ सर। या तो क्लॉथ ऐसा पड़ते हैं कि उनके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़े, या दूसरा वो दूसरे रूम में बैठे होते हैं, उस एक्सरे जहाँ पे मशीन होती है उस रूम में होते ही नहीं है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में, ओके सर। है ना, दूसरे रूम से वो उसको गाइड करते रहते हैं। ये आपका होता है, सेटअप इज द सेम। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये एक्सरेज, अभी आप पढ़ोगे ना कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, तो आपको बड़ा अलग सा फीलिंग आएगा, राइट। तो आपका एक्सरेज, तो ये लिख लिया आपने, नो सर, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। से लिख लो। सर वो आपने
कौन सा ट्यूब लिखा है वैक्यूम ट्यूब के ऊपर, क्या नाम लिखा है? कुलीज ट्यूब, कुलीज, ओके सर। दिस इज नॉन एज अ कुलीज ट्यूब। मे बी साइंटिस्ट का नाम होगा who has invented this setup. This is called the Cooley's tube. डन सर। ओके, है ना, अभी हम आ जाते हैं कि अब इस जो है ना ये एक्सरे है, इसका हम स्पेक्ट्रम कैसे प्लॉट करेंगे। कि भाई जो यहाँ से एक्सरे इमिट कर रहा है, इससे हम इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जस्ट आपका जो नेक्स्ट चीज है, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके रिजल्ट से हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद वी प्लॉट द एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, है ना। क्योंकि कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है उसका प्रोसीजर यही तो होता है कि पहले हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसका रिजल्ट होता है, उसका ग्राफ लाते हैं। तो यहाँ पे हम वी प्लॉट द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज, है ना, कि हर चीज का हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज, है ना। तो जो एक्सरेज का स्पेक्ट्रम होता है ये बड़ा एक यूनिक सा आता है। किसी भी चीज के स्पेक्ट्रम का मतलब आप समझना इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ होता है। यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसमें वाई एक्सिस के अलोंग तो इंटेंसिटी हो जाएगी और एक्स एक्सिस के अलोंग जो हो जाएगा वो वेवलेंथ हो जाएगा, है ना, कि इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ हो जाएगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग आपका इंटेंसिटी आ गया, है ना, कि जो भी आपकी एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी, और इंटेंसिटी की यूनिट ऑब्वियसली बात है वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और एक्स एक्सिस के अलोंग हम वेवलेंथ ले लेते हैं। भाई जो कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ है ना, कि एक्सरेज जो है वो 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 100 तक होता है। तो अब इसमें हर वेवलेंथ रेंज की कुछ ना कुछ आपकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी। तो उसके ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो बड़ा यूनिक सा ग्राफ आता है। इसमें दो ग्राफ आ जाते हैं एक्चुअली, कि भाई यहाँ पे एक तो आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आ गया, कि एक ग्राफ तो सीधे आपका ऐसा आ गया, है ना, कि इस सेटअप को हम बोलते हैं बेसिकली आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दिस इज कॉल्ड एज ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना, कि भाई एक मिनिमम वेवलेंथ से स्टार्ट हुआ, इस मिनिमम वेवलेंथ को हम बोलते हैं लैम्डा सी, है ना, वेयर लैम्डा सी इज कॉल्ड द कट ऑफ वेवलेंथ। इसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका कट ऑफ वेवलेंथ, है ना। और उसके बाद ये इंक्रीज हुआ, एक मैक्सिमम इंटेंसिटी पे पहुंचा, फिर डिक्रीज होने लगा। ये तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है कि भाई अलग अलग वेवलेंथ के साथ ग्राफ बनाए तो इस तरह से होता है। लेकिन एक थोड़ा सा ना इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी होती है कि कंटिन्यूअस के अलावा इसमें एक लाइन स्पेक्ट्रम भी आता है, कि अचानक से कुछ प्लेसेस पे ना इंटेंसिटी में एब्रप्ट राइज भी होता है, कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी रेंज में एक एब्रप्ट राइज हो गया, ऐसे लाइक दैट, कि कुछ पीक्स आते जाते हैं इसमें, है ना, कि भाई इंटरवल पे यहाँ पे भी एक पीक आ गया, कि बीच बीच में इंटरवल में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज की एक इस तरह से पीक आते हैं, है ना। तो ये जो स्पेक्ट्रम आपका था जो कि कंटिन्यूअस ग्राफ था, वो तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया, उसके ऊपर एक दूसरा ग्राफ सुपर इम्पोज भी हो रहा है। तो ये जो चीज होती है ना, ये सारा जो पीक्स आ रहा है आपका, है ना, इसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका लाइन स्पेक्ट्रम, है ना, कि दिस इज कॉल्ड एज ए लाइन और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, है ना, कि ये जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड द लाइन और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, है ना, कि भाई दो तरह के स्पेक्ट्रम हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस और दूसरा हो जाएगा बेसिकली आपका लाइन और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, है ना। तो ये दो का सुपर पोजिशन जो होता है, यही क्या होता है बेसिकली आपका एक्सरेज होता है।
है ना, कि एक्सरेज जो होगा इन दोनों का क्या होता है, बेसिकली आपका सुपरपोजिशन होता है ना। तो अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। कि भाई एक तो कुछ चीजें इसमें आ गई कि एक तो कंटिन्यूस ग्राफ आ गया, है ना, उसको हम बोल रहे हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसके ऊपर बीच बीच में पिक्स भी आ रहे हैं। मैंने 2-3 ही बनाया, और भी उगते हैं, तो एक डायनासोरस जैसा जो है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है ग्राफ का, है ना। तो जो पीक्स आ रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं लाइन और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो इसके बेसिस पे ना क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरेज आ जाता है। वे एक्सरेज भी मतलब जो हमको एक सिंगल दिख रहा है कि 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 तक, ये भी दो तरह का है ना। एक तो आपका कंटिन्यूस का पार्ट है और दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है। तो यहाँ पे आ जाता है बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरेज। वह एक्सरेज जो होते हैं इसी के बेसिस पे हम ये जानते हैं कि दो कैटेगरी होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरेज, है ना, कि एक्सरेज की आपकी दो कैटेगरी हो जाएगी। पहली जो कैटेगरी होती है ना, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज ए कंटिन्यूअस एक्सरेज, है ना, कि फर्स्ट जो कैटेगरी होती है दिस इज कॉल्ड एज ए कंटिन्यूअस एक्सरेज, है ना। तो जो आपका कंटिन्यूअस एक्सरेज है वो आपका यही है जो कंटिन्यूअस ग्राफ बना हुआ है ना। तो सिंपल से हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज बेसिकली क्यों प्रोड्यूस हुआ है, कि भाई प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है। तो सिंपल से हम बोलेंगे कंटिन्यूअस एक्सरेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू द फिनोमेना, है ना, कि भाई यहाँ पे इसका कॉज हम जानेंगे कंटिन्यूअस एक्सरेज क्यों प्रोड्यूस हुआ है। तो सिंपल से हम बोलेंगे कंटिन्यूअस एक्सरेज राइट आर प्रोड्यूस, है ना, ड्यू टू फिनोमेना कॉल्ड एज राइट, मैं इसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता हूं क्या होता है ये। मे बी आप लोगों ने किसी ने जर्मनी अगर लिया होगा जर्मन लैंग्वेज तो आप उसको कर सकते हो, है ना। मैं तो ऐसे ही प्रोनाउंस करूंगा जैसा ये है, ब्रिमस्ट्रेलहंग, है ना, कि फिनोमेना जो होता है वो आपका ब्रिमस्ट्रेलहंग होता है। आप एज इट इज लिख देना जो स्पेलिंग बना हुआ है, कि फिनोमेना जो होता है इसको हम क्या होता है इसलिए आपका ब्रिमस्ट्रेलहंग। तो दिस इज द मेन फिनोमेना, कि प्रोड्यूस द फिनोमेना कॉल्ड एज ए ब्रिमस्ट्रेलहंग। तो क्या मतलब होता है ब्रिमस्ट्रेलहंग का, व्हाट डज इट मीन, है ना। मीनिंग आपको कैसे पता होगी, हमने कोई जर्मनी थोड़ी पढ़ी हुई है, जर्मन वर्ड है क्योंकि जर्मनी में ये सारी चीजें इन्वेंट हुई थी। तो ब्रिमस्ट्रेलहंग का जो इंग्लिश में मीनिंग होती है दिस इज नोन एज ए ब्रेकिंग रेडिएशन, है ना, किसी को वी कॉल एज ए ब्रेकिंग रेडिएशन, ब्रेकिंग रेडिएशन। तो ब्रिमस्ट्रेलहंग या ब्रेकिंग रेडिएशन जो होती है ये आपकी सेम चीज होती है। सर उसका स्पेलिंग क्या लिखा है आपने लास्ट में? BREMSTRAH है LUNG, ओके सर, है ना। तो एज इट इज आप स्पेलिंग लिख लेना, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। तो इससे बोला कि कंटिन्यूअस एक्सरेज जो प्रोड्यूस होती है ना वो ब्रेकिंग रेडिएशन की वजह से प्रोड्यूस होती है ना। ब्रेकिंग रेडिएशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ब्रेकिंग रेडिएशन का जस्ट मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कन्वर्ट इनटू रेडिएशन, उसी को हम ब्रेकिंग रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन, है ना, कॉल्ड एज ब्रेकिंग रेडिएशन, and X-rays are produced, and continuous X-rays are produced. ये आपका एक कंटिन्यूस एक्सरेज प्रोड्यूस होने का रीजन होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को हम ब्रेकिंग रेडिएशन बोलते हैं, और कंटिन्यूस एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाएगी। कि भाई जो भी आपका इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी था, है ना, कि भाई हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहां से जब स्ट्राइक करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, तो वो एनर्जी क्या होगी, रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है।
तो उससे जो एक्सरेज प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली आपकी कंटिन्यूअस एक्सरेज। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये पूरी कन्वर्ट हो इसकी गारंटी थोड़ी है, पार्शली भी तो कन्वर्ट हो सकती है ना, कि पूरी कन्वर्ट होगी, इट्स नॉट नेसेसरी। इसलिए आपको पता है अलग अलग वेवलेंथ रेंज, अलग अलग बेसिकली आपकी आ रही है वेवलेंथ इसमें, है ना, कि कंटिन्यूअस एक्सरेज का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी लूज करके रेडिएशन में कन्वर्ट हो गया, कुछ पार्शली कर रहा है, तो अलग अलग बेसिकली आपकी वेवलेंथ के बेसिकली कमिट होते हैं। तो यहाँ पे एक कट ऑफ वेवलेंथ आ गया कि ये कट ऑफ वेवलेंथ वाला एक्सरेज कब प्रोड्यूस होगा। कट ऑफ वेवलेंथ वाला एक्सरेज तब प्रोड्यूस होगा जब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी एक्सरेज में कन्वर्ट हो जाए। तो उस टाइम जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी एक्सरेज की, उसी को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ, है ना। तो पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं कट ऑफ वेवलेंथ की बात करता हूँ। सर एक बार लास्ट पॉइंट रीड कीजिए ना प्लीज। Kinetic energy of the convert into radiation called the breaking radiation and continuous X-rays are produced. ओके सर। नहीं, ब्रेकिंग रेडिएशन लिखा है बेटा मैंने, ब्रेकिंग रेडिएशन। ओहो, ब्रेकिंग के है, दिस इज कॉल्ड द ब्रेकिंग रेडिएशन। वही बात है, ब्रीमिस्टर का मतलब ब्रेकिंग रेडिएशन ही होता है, कॉल्ड एज ए ब्रेकिंग रेडिएशन एंड कंटिन्यूअस एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड, है ना। मतलब इसका कॉज जानना कि भाई क्यों प्रोड्यूस हो रही है कंटिन्यूअस एक्सरेज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया रेडिएशन में। ठीक है नहीं, तो आपने लिख लिया ऐसे। चलो अब हम आ जाते हैं कि व्हेन दिस बेसिकली आपका जब कंटिन्यूअस एक्सरेज प्रोड्यूस होती है तो बेसिकली आपकी कब आपका कट ऑफ वेवलेंथ वाला एक्सरेज प्रोड्यूस होगा। Sir, can you show the previous page for 1 second? Done, sir. ओके, मतलब हमें ऐसा लगता है ना 12th का सिलेबस कम है। सिलेबस बिल्कुल कम नहीं है 12th का भी सिलेबस अच्छा खासा होता है। प्रॉब्लम है कि लोग मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स को ना थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं। उनको लगता है अब तो हो गया बस सबका, है ना, वेव ऑप्टिक्स हो गया मतलब हो गया, है ना। लेकिन वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर बोथ, है ना। एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, है ना। तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना चाहिए, है ना, कि अच्छे से आप इसको पूरा अच्छे से मतलब हर चैप्टर करना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। तो आपका गया, तो हम यहाँ पे आ गए कि भाई ये कट ऑफ वेवलेंथ कम प्रोड्यूस होगी। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि व्हेन होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन convert into the radiation, convert into radiation, then continuous x-rays of cutoff wavelength produced, cutoff wavelength produced, है ना, कि भाई उस केस में आपका कंटिन्यूअस एक्सरे जिसकी की वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ के इक्वल होगा, वो क्या होती है बेसिकली आपके प्रोड्यूस होती है ना, कि जब पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए रेडिएशन में, देन कंटिन्यूअस एक्सरेज ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है आपका ये, है ना। तो क्या होता है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हम लिख सकते हैं कि भाई हाफ mv² हो जाएगा, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करता है,
तो इसी को हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू द E इंटू डेल्टा V, है ना, वेयर डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द Cooley's ट्यूब. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ऑफ Cooley's ट्यूब, है ना. ये Cooley's ट्यूब का आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, है ना. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा V हो जाएगा. जब ये पूरा का पूरा रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पे ये फोटोन में कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Sc बाय लैम्डा में, और लैम्डा जो होगी वो कट ऑफ वेवलेंथ हो जाएगी. तो मेन रिलेशन ये आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करेगा, और जब ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट हो जाए रेडिएशन वेवलेंथ में, रेडिएशंस में, तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो लैम्डा सी हो जाएगा. तो यहाँ से आप देखो लैम्डा सी की वैल्यू मैं सीधे लिख सकता हूँ कि लैम्डा सी की वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, कि अगर इन दोनों रिलेशन को मैं कंबाइन करूं तो यहाँ से जो कट ऑफ वेवलेंथ जो होगा दिस विल बी इक्वल टू द Sc बाई E इंटू डेल्टा, है ना. तो अगर आपसे कोई पूछे कि कट ऑफ वेवलेंथ किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो कट ऑफ वेवलेंथ डेल्टा V के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी टर्म्स तो कांस्टेंट है. तो सिंपल से हम बोलेंगे कट ऑफ वेवलेंथ, है ना, कि कट ऑफ वेवलेंथ, है ना, डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ Cooley's ट्यूब, पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है. भाई जो कट ऑफ वेवलेंथ होगा वो डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना है या Cooley's ट्यूब का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल टारगेट. हाँ बताओ सर, वो आपने पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या लिखा है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ Cooley's ट्यूब. ओके सर, आप एक बार वापस स्पेलिंग लिख देंगे, वो क्लियर नहीं है सर. ये आपका ऐसा है Cooley's ट्यूब, है ना. ओके सर, थैंक यू. Cooley's ट्यूब, है ना, कि Cooley's एक्सरेस ट्यूब बोलते हैं हम उसे. आप सिंपल ट्यूब भी लिख लो. तो कट ऑफ वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस. ये कट ऑफ वेवलेंथ इंडिपेंडेंट होता है मेटल टारगेट. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल टारगेट, कि आपने मेटल कौन सा यूज किया एज ए टारगेट, है ना. क्योंकि मेटल की तो कोई प्रॉपर्टीज में आई नहीं ना, मेटल का कोई एटॉमिक नंबर वगैरह तो आ ही नहीं रहा है. मतलब कट ऑफ वेवलेंथ है नथिंग टू डू विद द मेटल टारगेट. जो स्टार्टिंग का आपका सेटअप था, अगर मैं उसके ऊपर जाऊं कि स्टार्टिंग के सेटअप में, है ना, कि भाई यहाँ पे एक मेटल टारगेट था और एक इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही. लेकिन मेटल टारगेट आपने क्या यूज किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है ना. और एक चीज और भी है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस या काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे कट ऑफ वेवलेंथ कम हो, है ना, कि जैसे जैसे हम बेसिकली आपका पोटेंशियल डिफरेंस या काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी, बेसिकली आपकी कम होगी. तो उसके ऊपर कई बार इस तरह से कंपैरिजन आते हैं कि सपोज आपका मैं यहाँ पे दो कंटिन्यूअस एक्सरेज बना लूं, इधर से टू. Your voice is lagging a lot. बेटा आपके नेटवर्क में भी हो सकता है दिक्कत होगी, है ना. कई बार मेरे एंड से नहीं होता है ना. वो आपके देख लो थोड़ा सा, एक बार एग्जिट होके फिर से ज्वाइन कर लो, तो हो सकता है मे बी दिस प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट. हाँ वो एक्चुअली कई बार इंडिविजुअल नेटवर्क से भी होता है, तो एक बार एग्जिट होके फिर से आप ज्वाइन कर लो, तो उससे हो जाएगा. ठीक, यहाँ पे आ गया. तो जैसे मैंने कंटिन्यूअस एक्सरेज प्लॉट कर ली और यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ, है ना, और 3 कंटिन्यूअस एक्सरेज मैंने बनाए. एक आपका कंटिन्यूअस एक्सरेज ये हो गया, एक आपका कंटिन्यूअस एक्सरेज आपका ये हो गया, एंड दिस इज द अनदर कंटिन्यूअस एक्सरेज. 3 कंटिन्यूअस एक्सरेज बना दिया. अभी मैं लाइन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो सिर्फ कंटिन्यूअस है कि एक मिनिमम वेवलेंथ होगा, उसके बाद वेवलेंथ रेंज में अलग अलग इंटेंसिटीज होंगी, ये आपका जाएगा. तो अगर 3 डिफरेंट आपका कंटिन्यूअस ग्राफ बने हुए हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले ग्राफ का जो काइनेटिक एनर्जी है वो K1 है, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी K2 है, और तीसरे की काइनेटिक एनर्जी K3 है. K1, K2, K3 आर द काइनेटिक एनर्जी. तो व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी? इस K1, K2, K3 में क्या रिलेशन होना चाहिए? K3 is the greatest and then K2 and then K1. हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसका कट ऑफ जो लैम्डा सी है ना, कट ऑफ वेवलेंथ है,
दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये वाला टर्म काइनेटिक एनर्जी तो है ई डेल्टा वी। तो जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उसका कट ऑफ वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो आप देखो K3 का काइनेटिक एनर्जी कट ऑफ वेवलेंथ सबसे कम है, मतलब K3 इज द ग्रेटेस्ट। तो सिंपल सा हम बोलेंगे, इसको देख के हम बता सकते हैं कि जो K3 होगा दिस इज ग्रेटर देन K2 एंड K2 इज ग्रेटर देन K1। जैसे जैसे आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जाओगे ना, वेवलेंथ जो शॉर्ट वाली होगी वो कम होती जाएगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, और सेम जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होगा सेम रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा। कि अगर मैं पहले ग्राफ में बोलता हूँ कि पुलिस ट्यूब का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरे केस में V2 है और तीसरे केस में V3 है, तो सिंपली वी कैन राइट दिस V3 इज ग्रेटर देन V2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V1, है ना। कि V3 इज ग्रेटर देन बेसिकली आपका V2 एंड V2 इज ग्रेटर देन बेसिकली आपका V1। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन हो जाएगा। तो दोनों हम रिलेट कर सकते हैं ऐसे। तो लिख लो आप इसे। हाँ, तो ये ध्यान रखना आपके, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता है। हाँ, मतलब वेवलेंथ तो देख लो आप। हाँ, वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन हो जाएगा कि अगर पहले केस में कट ऑफ वेवलेंथ λ1 है और दूसरे केस में λ2 है, तीसरे केस में λ3 है, तो λ1 सबसे ज्यादा होगा, है ना। कि भाई वेवलेंथ, अगर कट ऑफ वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो λ1 इज ग्रेटर देन λ2, ये λ3। तो इसका रिवर्स रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कट ऑफ वेवलेंथ हाउ वी कैलकुलेट, कि भाई कट ऑफ वेवलेंथ हम कैसे निकालते हैं। दिस फॉर्मूला यू नीड टू, है ना। तो पहला एक्सरेज आ गया, वी कॉल इट एज ए कंटिन्यूअस एक्सरेज। ठीक है, ये आपका गया। अब आ जाते हैं ये जो बीच बीच में वो जो है ना, जो है ना, ये जो बीच बीच में ये पीक्स क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कि भाई साइंटिस्ट ने क्या हो गया ना, कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ को तो समझ लिया कि क्यों होता है। तो कंटिन्यूअस ग्राफ में कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब भी समझ में आ गया, और ये ग्राफ क्यों आ रहा है ये भी समझ में आ गया, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी कन्वर्ट हो रही है रेडिएशन में। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से बीच बीच में पीक्स क्यों आ रहे हैं। मतलब कंटिन्यूअस भी है और लाइन भी है ना। जैसे कि आपने पढ़ा था कि भाई जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है ना, उसमें सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम आता है, उसमें कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता है। इसमें कंटिन्यूअस भी है और लाइन भी आ रहा है। तो कंटिन्यूअस का तो समझ में आ गया। अब लाइन के बारे में समझते हैं कि बीच में पीक्स क्यों आ रहा है ना। तो ध्यान रखना, जो ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है इसका कॉज बिल्कुल डिफरेंट है ना। कि जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो इसका कॉज क्या है, बेसिकली आपका बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं बेसिकली आपका जो नेक्स्ट चीज है, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक ही नाम दो, वैसे लाइन आप ध्यान रखना, अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक ही बोलते हैं वैसे ज्यादातर, है ना। कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये क्यों प्रोड्यूस होता है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ये क्यों प्रोड्यूस हो, कि एक तो एक्सरेज हो गई कंटिन्यूअस, वो हम समझ गए। अब ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये मेटल टारगेट से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे
तो हो सकता है कि उसके इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल दे मेटल टारगेट से, मतलब आयोनाइज कर दे, है ना, कि क्या करते हैं बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी देगा ना, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि चूंकि कैरेक्टरिस्टिक, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, है ना, कि भाई सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना, ड्यू टू transition of electron from higher orbit, transition of electrons from higher orbit to lower orbit in metal target atom, वे मेटल टारगेट का जो भी एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती है ना, कि वो क्या होते हैं बेसिकली आपके कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में क्या होगा कि आप यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम डालो, है ना, कि आपका एनर्जी लेवल डायग्राम आपने बना लिया कि दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना, कि आपका एनर्जी लेवल डायग्राम आपका आ गया इस तरह से, है ना, कि एनर्जी लेवल डायग्राम ला लिया। लेकिन प्रॉब्लम है ना कि अभी तक आप जो पढ़ रहे थे ना वो हाइड्रोजन लाइक एटम था, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते थे, लेकिन हैवी मेटल टारगेट में ऐसा नहीं होगा ना, कि हैवी मेटल टारगेट का अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम ना हूं तो सारे ऑर्बिट इसके फिल्ड होंगे। जैसे इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको कई बार हम नाम देते हैं के शेल, है ना। एल शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मे बी 8, वो 8 फिल्ड होते हैं, मतलब इसमें कोई गैप होता ही नहीं, सारे लेवल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फिल्ड होंगे, एल एम एन, है ना, ओपी अप टू इनफाइनाइट तक जो भी होगा। तो इसमें तो कोई वैकेंसी है ही नहीं ना, तो ट्रांजिशन कैसे होगा, है ना, कि इसमें वैकेंसी है ही नहीं तो ट्रांजिशन कैसे होगा। हाँ हो सकता है, अब क्या होगा ना कि जैसे ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इसको जाके स्ट्राइक करेगा कि दिस इज योर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी बहुत हाई, ये जैसे जाके स्ट्राइक करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे लेवल पे तो ले जा नहीं सकता, क्योंकि वहां तो वैकेंसी है ही नहीं, तो सीधे आयोनाइज कर सकता है इसे, है ना, कि सीधे क्या कर सकता है बेसिकली आपका ये आयोनाइज कर सकता है इसे, है ना, क्योंकि पहले क्या था कि भाई एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाता था क्योंकि वो खाली होता था, अब इसमें कोई खाली तो है ही नहीं, सारे फील्ड है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, सीधे ये इलेक्ट्रॉन इस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से ये जो मेटल टारगेट के शेल में इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करेगा और इसको लेके यहाँ से आयोनाइज हो गया, बाहर निकल गया, है ना, कि इसके लेके क्या हो गया बेसिकली आपका बाहर निकल गया ऐसे इलेक्ट्रॉन, है ना, और बाहर निकल के हो सकता है उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी कुछ बच जाए अगर ज्यादा एनर्जी उसने गेन किया हुआ है तो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेन हमारा कंसर्न है कि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, कि जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब ये खाली जगह हो गई ना, और ये जो खाली जगह होगी तो मल्टीपल बहुत सारे एटम्स होंगे, तो मैं एक ही बना रहा हूँ एटम में, अदरवाइज के अलग अलग एटम में अलग अलग फिनोमेना होगा। जैसे इसमें वैकेंसी क्रिएट हुई, आपकी इसमें भी हो सकती थी, इसमें भी हो सकती थी, है ना। तो जब के शेल में वैकेंसी क्रिएट हो और उसमें बाकी सेल से ट्रांजिशन होता है तो जो एक सीरीज आती है स्पेक्ट्रम की उसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका के सीरीज, है ना। यहाँ पे आपका के सीरीज ऑफ एक्सरेज आ जाएगा, भाई के शेल में आपकी वैकेंसी क्रिएट हुई और बाकी सेल से उसमें ट्रांजिशन हो रहे हैं, इस तरह से ट्रांजिशन हो गए, है ना, कि बाकी सेल से इसमें क्या हो गया बेसिकली आपके ट्रांजिशन हो गए, के सेल में वैकेंसी क्रिएट हुई और बाकी सीरीज से इसमें क्या हो रहा है बेसिकली आपके ट्रांजिशन हो रहा है ना। तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका के सीरीज, है ना, कि दिस इज कॉल्ड एज ए के सीरीज, है ना, कि के शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई और बाकी सेल से इसमें आ रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड अ के सीरीज, है ना। ऐसे ही आपका आ गया एल शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई और इसमें बाकी सेल से आ रहे हैं,
है ना, कि इसमें बाकी सेल से इलेक्ट्रॉन्स आपके आ रहे हैं। है ना, तो वी कॉल्ड एज एल सीरीज, है ना, कि आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका एल सीरीज हो जाएगा, है ना। उस ऐसी एम सीरीज एन सीरीज होगा, लेकिन ज्यादातर कंसर्न आपका के सीरीज ऑफ एक्सरेज और एल सीरीज होता है। तो आप समझना कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्यों प्रोड्यूस हुआ। जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था जाके इस एटम से इसको पेनिट्रेट करके अंदर गया, इसने क्या किया, इसके एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल के, उसको इसने बाहर निकाल दिया, तो वैकेंसी को ऊपर से फिलिंग होगी, तो एक लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा, उसको हम के सीरीज बोलेंगे, ऐसे एल सीरीज हो जाएगा, है ना। अब इस के सीरीज में भी अलग अलग नाम होता है, जैसे के में अगर वैकेंसी क्रिएट हो और एल से आए तो इसको हम बोलते हैं के अल्फा, के अल्फा आ जाएगा। अगर के में वैकेंसी क्रिएट हो और एम से आए तो इसको भी कॉल्ड एज ए के बीटा। ऐसे ही आपका अगला जो है उसको हम बोलते हैं के गामा एंड सो ऑन। ऐसे एल में भी ऐसा ही है कि एल में वैकेंसी क्रिएट हो और अगर इमीडिएट ऊपर से आए तो वी कॉल्ड एज एल अल्फा, ये आपका हो जाएगा एल बीटा, और ये आपका हो जाएगा एल गामा एंड सो ऑन, है ना। तो जो बीच में पीक्स आ रहे थे ना, वो यही थे, के अल्फा, के बीटा एंड के गामा, एल अल्फा, एल बीटा, एल अल्फा, एल बीटा एंड एल गामा, है ना। तो बीच में पीक्स जो आ रहे थे ना, कि भाई अचानक से आपको लगा कंटिन्यूस, तो समझ में आ रहा है कि भाई रेडिएशन काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो गई, तो एक आपका स्पेक्ट्रम आपके पास आ गया। बीच बीच में पीक क्यों आ रहा है, तो वो इस ट्रांजिशन की वजह से होते हैं, कि मेटल के अंदर जो ट्रांजिशन होता है उसकी वजह से आपकी के सीरीज एंड एल सीरीज क्या होता है, बेसिकली आपका प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये जो आपने यहाँ पे बनाए थे पीक्स, उसका रीजन अब हमें समझ में आ गया कि भाई ये जो बीच में क्यों आ रहा था। तो इसमें अब आप नाम दे सकते हो कि ये वाली जो पहली सीरीज आई है, दिस इज कॉल्ड द के सीरीज, है ना। दूसरी जो सीरीज आई है, दिस इज कॉल्ड द एल सीरीज, है ना। और इसमें हम नाम दे सकते हैं कि भाई ये वाला जो होगा सबसे इधर वाला, अगर 3 ही बनाया मैंने तो ये वाला के अल्फा होगा, दूसरा आपका के बीटा हो जाएगा, और तीसरा आपका के गामा हो जाएगा, है ना। क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा ना। एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना। आप देखो कि एनर्जी डिफरेंस अल्फा की सबसे कम है, के अल्फा की, मतलब इसका एनर्जी डिफरेंस अगर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, और इसका एनर्जी डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वेवलेंथ कम होता जाएगा, है ना। तो अगर ये तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला के अल्फा हो, उसके बाद के बीटा आ जाएगा, तीसरा के गामा आ जाएगा। ऐसे इसमें भी ये वाला आपका एल अल्फा हो जाएगा, ये आपका एल बीटा हो जाएगा, और ये आपका एल गामा हो जाएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है इसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी, तो जैसे के अल्फा की जो वेवलेंथ होती है उसको हम लिखते हैं लैम्डा के अल्फा, वेवलेंथ ऑफ द के अल्फा कैरेक्टरिस्टिक एक्सलेंस, है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि भाई क्यों ये प्रोड्यूस हो रहा है, इसका रीजन समझ में आ गया हमें, है ना। तो दोनों का कॉज डिफरेंट है। ऑब्वियस बात है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होगी ये मेटल टारगेट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जेड के ऊपर डिपेंड करेगा ना कितनी एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखना। और भी सीरीज होती है लेकिन वो हम जानते नहीं है, मेनली के सीरीज ही ज्यादा पढ़ना है आपको। इनफैक्ट एल सीरीज भी आपके सिलेबस में नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये आप लिख लो पहले। एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, थोड़ा ध्यान से आप लिख लेना, अच्छा डायग्राम बना लो। मैंने उतना अच्छा डायग्राम बनाया नहीं है। हाँ ऑब्वियसली बात है, गामा की हायर एनर्जी होगी ना हमेशा, क्योंकि आप ये एनर्जी देख लो, एनर्जी डिफरेंस के अल्फा की सबसे कम है ना, के बीटा की उससे ज्यादा है, और के गामा की उससे ज्यादा है। आगे और भी होंगे लेकिन हम अल्फा बीटा गामा को अगर कंपेयर करें तो गामा वाली की जो एनर्जी होगी ज्यादा होगी, तो गामा की वेवलेंथ सबसे कम होगी, और वेवलेंथ अगर कम होगी तो वो लेफ्टवर्ड होगा ना। अगर इसकी मान लो वेवलेंथ कम है तो वेवलेंथ किसी भी चीज की कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता जाएगा ना, क्योंकि वेवलेंथ इससे से तो स्टार्ट हो रहा है।
तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से। सर वो आपने लिखा क्या है यहाँ पे ग्राफ के अंदर? जैसे ग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा के सीरीज, एल सीरीज, है ना, और ये आपका जो पीक्स है उसका नाम लिखा है, ये के अल्फा है, के बीटा है, के गामा है, एल अल्फा है, एल बीटा है, एल गामा है ओके सर। है ना, कि ये जो तीन है ना, कौन कौन से नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम इसमें, तो ये आपका उल्टा होता है, ये के अल्फा हो गया, उसके बाद के बीटा हो जाएगा, फिर के गामा हो जाएगा, ये वाला आपका एल अल्फा हो जाएगा, एल बीटा हो जाएगा, एल गामा हो जाएगा, लाइक दैट, है ना। तो 3 वेवलेंस आपके आ गए। ऐसे ही एम सीरीज भी होगी, लेकिन उसका कंसर्न नहीं उतना है, और मतलब इनसिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है एक्सरे से, उसकी जो इंटेंसिटी होती है उतनी ज्यादा नहीं होती, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ के और एल की बात करते हैं, है ना, सिर्फ हम बात करते हैं के और एल की। अब इसी के बेसिस पे ना मेन मोस्टलेस का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसका बेसिस ये एक्सरे एक्सपेरिमेंट ही है ना, कि जो मोस्टलेस का पीरियोडिक टेबल है उसका एक्सपेरिमेंट का बेसिस जो है यही एक्सरेस का एक्सपेरिमेंट ही है। तो यहाँ पे आ जाता है इसी को हम एक लॉ पढ़ते हैं यहाँ पे, वी कॉल्ड एज ए मोस्टलेस लॉ। एक्सरे में एक ही लॉ होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए मोस्टलेस लॉ, मोस्टलेस लॉ। हाँ, तो मोस्टलेस ने क्या किया ना, इसी एक्सपेरिमेंट में मेटल टारगेट चेंज किया, है ना, कि मेटल टारगेट डिफरेंट डिफरेंट यूज किया, बाय टंगस्टन यूज कर सकते हो, कोई भी हैवी मेटल आप यूज कर सकते हो, है ना, तो उसने मेटल टारगेट चेंज किया, है ना, और यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन द रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, वर्सेस बेसिकली आपका एटॉमिक नंबर, कि मेटल टारगेट चेंज करते गए, तो मोस्टलेस ने इसी एक्सपेरिमेंट में एक ग्राफ प्लॉट किया, है ना, इसी के बेसिस पे मोस्टलेस लॉ आ जाएगा, है ना, इसको एकदम ध्यान से देखना क्योंकि इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो वाई एक्सिस के अलोंग अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लिया, एफ जो है दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो होगी, वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया, और एक्स एक्सिस के अलोंग एटॉमिक नंबर जेड, है ना, कि जेड इज द, है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल टारगेट, नंबर ऑफ मेटल टारगेट, है ना, कि जो जेड हो जाएगा दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल टारगेट, जो मेटल टारगेट यूज कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर है। तो कुछ भी उसने सिलेक्ट कर लिया, सपोज उसने सिलेक्ट कर लिया कि मैं भाई के अल्फा की वेवलेंथ निकाल रहा हूँ, के अल्फा का ग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो के अल्फा में पहले उसने टंगस्टन यूज किया, फिर एल्युमिनियम यूज किया, फिर कोई दूसरा टारगेट यूज किया, तो ऐसे जैसे जेड चेंज करेंगे जो के अल्फा इमिट होगा एक्सरे, उसकी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट भी चेंज होगा, है ना, कि उसकी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट भी क्या होगा, चेंज होगा, तो उसने जेड चेंज कर करके इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की। तो बड़ा सरप्राइजिंग ग्राफ आता है कि इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि इस जेड के लिए रूट एफ इतना है, किसी भी के अल्फा या के बीटा कोई भी सिलेक्ट कर लो आप, फिर आपने जेड चेंज किया तो दूसरा आ गया पॉइंट, तीसरा पॉइंट आ गया, चौथा पॉइंट आ गया, अलग अलग जेड पे करते, तो ये ग्राफ सरप्राइजिंगली स्ट्रेट लाइन आता है ना, कि ग्राफ कैसा आ गया, बेसिकली आपका स्ट्रेट लाइन। भाई किसी भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए प्लॉट करोगे तो वैल्यूज चेंज आते होती जाएगी, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, चाहे आप के अल्फा के लिए यूज करो, चाहे के बीटा के लिए यूज करो, चाहे के गामा के लिए यूज करो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। तो यही जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, इसको जब हम इक्वेशंस के फॉर्म में लिख देंगे तो उस इसको हम मोस्टलेस लॉ बोलते हैं, है ना। तो मोस्टलेस लॉ ने क्या किया कि भाई इसमें दो चीजें होंगी, एक तो आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा बी, है ना, और दूसरा इसका स्लोप हो जाएगा, तो उसका स्लोप m जो है उसको इसने a ले लिया, और रूट f वर्सेस z का ग्राफ है, तो मोस्टलेस ने जस्ट ये बोला कि भाई मोस्टलेस लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, कि भाई जो रूट f है इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो a इंटू जेड माइनस बी हो जाएगी, है ना, कि मोस्टलेस लॉस के अकॉर्डिंग जो रूट f होगा
ये a इंटू जेड माइनस बी हो जाएगा, है ना। दिस इज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। तो स्लोप आपका यहाँ पे आ गया और ये जो इंटरसेप्ट था वो उसको आपने बी ले लिया। तो ये जो लॉ होता है इस चीज को हम बोलते हैं बेसिकली आपका मोसलेस लॉ, है ना, कि रूट ऑफ एफ वर्सेस जो ये ग्राफ आ गया है उसको इंटरप्रेट करते हैं, इसी को हम मोसलेस लॉ बोलते हैं। इसमें ए और बी कांस्टेंट होंगे जो कि एक्सपेरिमेंट ग्राफ से हम निकाल लेंगे कि भाई यहां से आज तो जाएगा बी की वैल्यू कितनी आ रही है और ए की वैल्यू भी कितनी आ रही है, कि स्लोप और ये हम अलग अलग ग्राफ के लिए प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप डाटा लिख लेना कि भाई अगर मैं के सीरीज की बात करूं, कि भाई अगर मैं के सीरीज की बात करूं फॉर के सीरीज, जो ये इंटरसेप्ट बी होता है इसकी वैल्यू 1 होती है ना, कि भाई बी की वैल्यू कितनी होती है के सीरीज के लिए 1। लेकिन यही चीज फॉर एल सीरीज अगर हम लें, फॉर एल सीरीज, है ना, ये जो बी की वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली मैंने निकाला है कि भाई पहले मैंने के सीरीज के लिए ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ इंटरसेप्ट आया होगा तो वो 1 आता है, जब एल के लिए प्लॉट किया तो ये इंटरसेप्ट जो हो गया वो 7.4 आता है। तो ये बी तो आ गया कि भाई जो इंटरसेप्ट होगा वो एक्सपेरिमेंटली आपने निकाल लिया। बी एक कांस्टेंट है बेटा, इस बी को बाद में हम नाम देंगे बी इज ए इंटरसेप्ट है स्ट्रेट लाइन का, बी इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट। भाई किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट जो होगा ना, जहां पे y की वैल्यू 0 पे जो x होगा उसी को हम बोल रहे हैं b इज ए कांस्टेंट। इसका नाम भी होता है कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बी के सीरीज के लिए 1 होती है और एल सीरीज के लिए कितनी होती है 7.4 होती है। इसी के सीरीज में अगर मैं के अल्फा की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द के अल्फा, है ना, ध्यान रखना बी की वैल्यू तो फिक्स हो गई पूरे के सीरीज के लिए, बी की वैल्यू एल सीरीज के लिए भी फिक्स हो गई। लेकिन अगर मैं के अल्फा की बात करूं तो के अल्फा के लिए जो ए की वैल्यू होती है वो अंडर रूट ऑफ 3/4 RC होती है ना। इसमें सिंबल वही है, आर रेडबर्ग कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान रखना के अल्फा के लिए, के बीटा के लिए कुछ डिफरेंट होगा। ऐसे ही इसमें अगर मैं एल अल्फा ले लूं, एल अल्फा के लिए जो ए की वैल्यू आएगी, यहाँ पे स्पेस नहीं लिखने का, मैं कहीं और लिख देता हूँ इसको, है ना, कि भाई जो इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आप ध्यान रखना कि भाई एल अल्फा के लिए अगर मैं इसकी बात करूं और एल अल्फा के लिए अगर मैं ए कांस्टेंट की बात करूं तो ये आपका इतना आ जाता है, ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5/36 RC, है ना, कि ये जो चीज आएगी वो आपकी 5/36 RC होगी, ये आपका। तो ये थोड़े से कांस्टेंट वैल्यूज आपको ध्यान रखना है कि भाई पूरे के सीरीज के लिए बी की वैल्यू 1 होगी, के अल्फा के लिए ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3/4 RC होती है, आर रेडबर्ग कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट। पूरे एल सीरीज के लिए बी की वैल्यू ये होगी। सिर्फ अगर मैं एल अल्फा की बात करूं तो ये 5/36 RC होगी। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बात करूं बेसिकली आपके एल अल्फा की तो ये 5/36 RC होता है। बहुत डीप, वो रूट अंडर रूट 3/4 RC क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यूज आ गई बेटा, कांस्टेंट वैल्यूज आ गई कि भाई इसमें देखो आर भी कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट, और सी भी कांस्टेंट है ना। तो जो उन्होंने स्लोप निकाला होगा ना उसको इस टर्म्स में इंटरप्रेट कर दिया, भाई जो भी स्लोप होगा उसकी वैल्यू इसके इक्वल आती है अगर हम एल के अल्फा की बात करें। और ये अगर मैं एल अल्फा की बात करूं तो ये अंडर रूट ऑफ 5/36 RC होगा, है ना। इसमें आर आप जानती हो क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट और सी स्पीड ऑफ लाइट, आप लिख लेना इसे, है ना। तो ऐसा मतलब ऐसा भाई मैं क्यों आ रहा है मैं नहीं जानता, मैंने तो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी बेसिस पे एटॉमिक मेटल टारगेट में चेंज करता गया और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, और उसी स्ट्रेट लाइन जो आया है उसकी इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया, तो उसी को मैंने बोला मोसलेस लॉ। तो उसमें दो कांस्टेंट ए एंड बी है, उस ए एंड बी की वैल्यू भी एक्सपेरिमेंट से ही आ रही है कि एक्सपेरिमेंट से उसकी वैल्यूज बेसिकली आपकी ये आ रही है।
ठीक है, ये आपका गैस है ना, तो ये आपने कर लिया। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई ना कि जो मोसलेस लॉ से ये सारी चीजें आ रही हैं, क्या हम इसमें बोर्स थ्योरी यूज कर सकते हैं, है ना, कि भाई ये जो स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ वगैरह निकालना है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो क्या मैं इसमें बोर एटॉमिक मॉडल की थ्योरी यूज कर सकता हूँ या नहीं यूज कर सकता? कोई बता सकता है क्या? क्या ये इस तरह की चीजों को मैं बोर थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? सर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है ना ये। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि बोर के जो पॉस्टुलेट्स होते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होते हैं, है ना, तो नहीं यूज कर सकते। बिल्कुल सही है, तो इसको आप एक बोर थ्योरी यूज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लें तो कर सकते हैं। वो मॉडिफिकेशन थोड़ी सी जरूरत है फॉर्मूले में आपको, तो बाद में आप फिर कर पाओगे। बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट है। अब हम इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है, देखो टर्म्स सेम आ रहे हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, इस तरह के सेम चीजें आ रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको उससे कर पाए, है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस या बाई बोर्स थ्योरी। तो वो करने की मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मॉडिफिकेशन कर दूं तो मैं कर पाऊंगा, है ना। तो वो थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल चीज होता है, वो मैं समझा देता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा, यही लास्ट चीज है इसमें, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है ना। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस, राइट, बाय बोर एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, है ना, कि उससे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे। तो जो मैं मोसलेस लॉ लिख लेता हूँ कि मोसलेस लॉ होता है रूट एफ इंटू ए स्लोप हो गया इंटू जेड माइनस पी। अब मैं इसको किसी एक वेवलेंथ के लिए ले लेता हूँ कि फॉर के अल्फा ले लिया मैंने, है ना, तो के अल्फा के लिए आप लिख लो फिर यहाँ पे रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लें, और के अल्फा के लिए ए की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है, दिस इज इक्वल टू 3/4 RC, और बी की वैल्यू 1 होती है ना, कि भाई स्पेसिफिक कर दिया, तो जनरल लॉ है किसी भी लाइन के लिए, लेकिन के अल्फा के लिए सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने इसमें। अब इसका आप स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एफ के अल्फा इंटू 3/4 RC इंटू Z-1 का स्क्वायर, है ना, इंटू क्या हो जाएगा Z-1 का स्क्वायर। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सी बाई वेवलेंथ ही तो होता है। किसी भी रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ ही तो होती है, या किसी भी वेव की जो होती है,
नॉट नेसेसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी भी वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड बाई वेवलेंथ ही तो होती है, तो उसको यहाँ पुट कर लेते हैं क्योंकि आपको वेवलेंथ के टर्म्स में चाहिए। तो सी बाई एफ अगर के अल्फा है तो ये लैम्डा ऑफ के अल्फा लाइन हो जाएगा इक्वल टू 3/4 RC इंटू जेड माइनस वन, है ना। जस्ट ये ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से सी सी तो कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये बोर थ्योरी जैसी चीज ही आ जाएगी। जैसे बोर्स एटॉमिक मॉडल में आप हाइड्रोलाइक एटम के लिए वेवलेंथ निकालते थे, सेम फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। आप देखो के अल्फा का मतलब क्या होता है, के अल्फा का मतलब होता है ट्रांजिशन 2 to 1 में हो रहा है ना। ट्रांजिशन एल से किस में हो रहा है, बेसिकली आपका के में हो रहा है, और एल से के का मतलब 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसको तो मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे जेड माइनस वन का स्क्वायर भी ऐसे छोड़ देता हूँ। ये जो 3/4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 - 1/2 का स्क्वायर, है ना। जो 3/4 है उसकी जगह पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप देखो बोर थ्योरी तो आ गई कि भाई के अल्फा का मतलब हो जाएगा 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो 1/n1² / 1/n2², है ना। रेडबर्ग कांस्टेंट वेवलेंथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये बस क्या चेंज आ गया पहले के फॉर्मूला और इसमें z² था और हाँ, इसमें इसमें जेड माइनस z-1² वन आ गया। तो मतलब इसमें हम बोर थ्योरी यूज कर सकते हैं, इस जेड को हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे ये जो जेड होता है दिस इज कॉल्ड एज ए जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू z-1 ले लो फॉर के अल्फा लाइन, है ना। तो के अल्फा लाइन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी इसको हम इफेक्टिव जेड बोलते हैं। और इफेक्टिव जेड लेने का भी लॉजिक है, इफेक्टिव जेड बोलते हैं इसमें। तो इफेक्टिव जेड की वैल्यू जो होगी z-1 ले लोगे, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है ना। तो इफेक्टिव जेड आ गया यहाँ पे। अब वही बात है कि जैसे के अल्फा है तो 2 से 1 है, अगर के बीटा होगा तो 3 से 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3² आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके लिए आपका 3² आ जाएगा, है ना। ऐसे हम चेंज कर करके निकालते रहेंगे, किसी भी वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में जेड नहीं लेना, जेड इफेक्टिव लेना, और जेड इफेक्टिव के अल्फा के लिए z-1 हो जाएगा। और जेड इफेक्टिव क्यों लेते हैं इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है, अगर हम कंसेप्चुअली थोड़ा सा देखें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भी, ये सपोज न्यूक्लियस है ना, और यहाँ पे इस तरह से आपका है ना कि ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे एक हम ऑर्बिट बना लेते हैं, कोई भी 1-2 ऑर्बिट आप बना लो, है ना कि इस तरह से आपका एक फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, है ना। एक और ऑर्बिट बना लेते हैं, 2 ऑर्बिट बना लो, है ना कि एक दूसरा ऑर्बिट आपका ये हो गया, है ना। और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है जहां पे पॉजिटिव चार्ज जेड ही है ना। अब आपने बोला के अल्फा का मतलब क्या है कि के सेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा के सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, और के सेल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक वैकेंसी। अब इसको एल सेल से इलेक्ट्रॉन्स आके फिल करेंगे, इसको एल सेल से इलेक्ट्रॉन्स आके क्या करेंगे, इसके आपके फिल करेंगे, है ना। तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस होगा उसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका के अल्फा, है ना कि भाई के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई और एल सेल से इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहाँ पे एल अल्फा आ गया। अब देखो हाइड्रोजन लाइक एटम और उसमें क्या डिफरेंस था, हाइड्रोजन लाइक एटम में इसमें अगर यहाँ पे वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो इस सेल में और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होता था, है ना। ये तो खाली होता था सारे ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन अगर एल सेल में चला गया है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब ये खाली रहता था खाली, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है ना कि शेल का एक इलेक्ट्रॉन ही तो आयनाइज हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो अभी भी यहीं पे है, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस ही यहाँ पे है। तो अगर हम इफेक्टिव देखें कि कितना चार्ज है जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, तो न्यूक्लियस के चार्ज के साथ ये इलेक्ट्रॉन भी तो आ जाएगा। आप समझ गए भाई, जब एल सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा तो कितने इफेक्टिव चार्ज को ये इनकाउंटर कर रहा है। पहले तो इलेक्ट्रॉन ये होता नहीं था, तो सिर्फ जेड ही होता था, तो आप लिखते थे जेड, लेकिन अब जो इफेक्टिव चार्ज होगा वो जेड से इलेक्ट्रॉन एक का चार्ज माइनस भी तो हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम इफेक्टिव चार्ज की बात करें
भाई कितने इफेक्टिव चार्ज को इनकाउंटर कर रहा है ये, तो जेड ई माइनस ई हो जाएगा, तो मतलब ये जेड माइनस वन इंटू ई होगा, तो मतलब इसका सर जो जेड होगा वो जेड माइनस वन हो जाएगा, है ना, कि इफेक्टिव जेड क्या हो जाएगा इसके लिए आपका जेड माइनस वन होगा, है ना। तो ये लॉजिक होता है क्यों जेड माइनस वन हम लेते हैं, और ये अप्रोक्सीमेट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट नहीं है, बाकी तो ऑब्जर्वेशन आ गया तो एज इट इज हम इसको यूज कर लेते हैं। आप बोलो बेटा क्या बोल रहे थे। मैं कुछ नहीं था, जैसे पहले क्या ये वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकते मैं हैं, मेरा बताता लैग हूँ। कर रहा था बहुत। अच्छा, पहले क्या होता था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होती थी, तो अगर इलेक्ट्रॉन एल शेल में तो ये खाली होता था, तो जब ये आता था तो इफेक्टिव चार्ज जेड ही रहता था न्यूक्लियस का। लेकिन अब ये हैवी मेटल है ना, इसमें ये खाली थोड़ी होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो यहाँ पे एक माइनस ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं आप दोनों के कंबाइंड चार्ज को ले लूं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा तो इफेक्टिव चार्ज जो न्यूक्लियस का होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का भी इंक्लूड हो जाएगा ना, तो इफेक्टिव चार्ज जो हो जाएगा वो जेड ई माइनस ई हो जाएगा, और अगर ये जेड ई माइनस ई हो गया तो मतलब ये जेड माइनस वन इंटू ई हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे इफेक्टिव जेड ले लेते हैं, तो इफेक्टिव जेड जेड माइनस वन हो गया, है ना। तो इन जनरल अगर आपको वन बाई लैम्डा के निकालना है तो हम लिख सकते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड माइनस वन का स्क्वायर, अगर के है तो वन में तो आएगा ही, यहाँ पे एन कुछ भी हो सकता है, इससे हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, है ना। किस फॉर्मूले से, अल्फा निकालना है तो एन की वैल्यू 2 पुट कर दो, बीटा निकालना है तो एन की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, और ऐसे चेंज करते रहेंगे। सर वो जो डॉटेड लाइन आपने बनाया वो किस चीज के लिए है? वो मैंने इसको कंबाइंड सिस्टम ले लिया, न्यूक्लियस प्लस इस इलेक्ट्रॉन को, भाई न्यूक्लियस तो था ही जेड चार्ज का, एक इलेक्ट्रॉन को भी इस सिस्टम के अंदर ले लिया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा ना, तो जिस इफेक्टिव चार्ज को इनकाउंटर करेगा वो सिर्फ वो जेड ही नहीं होगा, बल्कि जेड से ये नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी माइनस हो जाएगा, तो इफेक्टिव चार्ज ही आ जाएगा, है ना। तो इन जनरल हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे, है ना, कि इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं जैसे कि आपका ये फॉर्मूला उस तरह से आपका आ जाएगा। है ना, तो ये आपका इस तरह से कर सकते है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो आप इसे। तो ये थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ा दिया, सब चीजें, फॉर्मूला बस आपको 2 ही याद रखने हैं, 3 याद रखने हैं फॉर्मूले, जो फॉर्मूले मेमोराइज करने हैं इसमें वो सिर्फ 3 ही है, बाद में मैं कॉन्सेप्ट मैप करूंगा तो बता ही दूंगा। वैसे एक फॉर्मूला था ये, कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू ये होती है ना। सेकंड जो फॉर्मूला था वो मोसलेस लॉ का, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने सर्कल किया है, और थर्ड आप ये वाला लिख लो, ये वाला भी ले सकते हो, इन जनरल के अल्फा लाइन ही होता है ना, तो इसी को जो मॉडिफाई करके हम ये लेके आए हैं इसको आप लिख लो इस तरह से। Sir, so is this applicable like for all the Bohr's formulas? Like अगर हमें heavy metals के लिए use करना है तो Z की जगह if we put Z minus 1 तो हम नहीं, जेड radius माइनस वन सब में यूज नहीं कर सकते बेटा, सिर्फ ये के सीरीज के लिए, okay एल सीरीज के लिए जो इफेक्टिव चार्ज कुछ 7.4 वाला टर्म आ जाएगा ना, अच्छा okay हर सीरीज के लिए अलग अलग होगा, तो दिस इज ओनली फॉर के सीरीज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफेक्टिव चार्ज है दिस इज ओनली फॉर के सीरीज, ओनली फॉर के सीरीज। एल सीरीज के लिए आपने देखा होगा ना, जो इंटरसेप्ट था वो डिफरेंट आता था, वो 7.4 आता, तो उसमें इफेक्टिव चार्ज कुछ जेड माइनस 7.4 होता होगा, ये आपको करना। तो आपके ड्यूअल नेचर में ये भी है ना, तो उसको थोड़ा सा आप कर लेना, है ना। ड्यूअल नेचर में मैंने देखा था कि कोई मॉडल सेंड कर देना ग्रुप में जरा, किसी के पास अगर मॉडर्न फिजिक्स की मॉडल का पीडीएफ है ना तो सेंड इन द ग्रुप,
क्योंकि आई हैव गॉट द ओल्ड कॉपी, उसमें कई बार चेंज होता रहता है ना क्वेश्चन का सीक्वेंस। इफ एनीबडी हैज द पीडीएफ ऑफ मॉड्यूल हैविंग मॉडर्न फिजिक्स इन इट, वो सेंड कर देना मुझे, तो डाउट्स लेने में आसानी होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने इसको कर लिया, तो नाउ आई विल शेयर द फ्यू क्वेश्चंस, उसको आप ट्राई करो। है ना, ये वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसका आपने डायग्राम बनाया था। वही यहाँ से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस टंगस्टन टारगेट में जैसे स्ट्राइक करेंगे तो एक्सरेज इमिट होगी, है ना, इसी का एक्सपेरिमेंट सारा कुछ था। Okay, you can go for this question. Okay, thank you, Gautam. सर एच की हम लोग क्या वैल्यू ले सकते हैं इसमें? मुझे लगता है इस data को आप यूज मत करो, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। लैम्डा सी निकालना है ना मुझे आपको, सर लैम्डा सी नहीं निकालना, रेशियो निकालना। नहीं नहीं,
अच्छा, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, वो फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसकी, वो हाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो बताना है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो आपको पता ही कितना होता है ना, कि भाई जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो h/mv होती है ना। और इसको हम लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आपका E/डेल्टा V होता है, √2m E/डेल्टा V हो जाएगा। तो ये तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गई। और अभी आपने कट ऑफ वेवलेंथ निकाल ली। कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है, C/E/डेल्टा V, है ना। इन दोनों का रेशियो निकालना है आपको, है ना, कि भाई लैम्डा तो एस तो इसमें कैंसिल ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, एच इसमें कैंसिल हो जाएगा ना, एच कैंसिल हो जाएगा, और ई और एम का रेशियो आपको दिए हुआ है कि भाई ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होगा तो उससे डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। और जब वो स्ट्राइक करेगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब कट ऑफ वेवलेंथ आ गई, वैसी वही E/डेल्टा V होती है। तो आप दोनों को डिवाइड कर दो, अच्छा क्वेश्चन है ये, λ/λc। जैसे हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो एच की वैल्यू तो कैंसिल ही हो गई, है ना। और यहाँ पे आपका आ गया √2m E/डेल्टा V बाई, है ना। कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा चेक कर लो वैसे, जो भी आता है आपका आंसर, अब आ जाएगा आपका आंसर इससे। एच कैंसिल हो जाएगा, एच की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर √E/डेल्टा V अपॉन √2m इंटू C। हाँ, ये आपका सी आ गया, और ये चीज ऊपर चली गई *डेल्टा V, है ना। तो रेशलाइज कर देंगे हम इसे, है ना। तो जैसे हम रेशलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये, है ना, कि 1/c तो बाहर ही है ना। और E/डेल्टा V को रेशलाइज कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा, E/डेल्टा V भी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, बाई आपका 2m आ जाएगा यहाँ पे। पहला एक्सप्रेशन यही तो आ गया, है ना, कि बाई इंटू क्या हो गया बेसिकली आपका 2m आ गया। अब इसमें वैल्यू सब पुट कर दो, सब कुछ दिया हुआ तो है आपको। ये आपका 3 × 10⁸ हो जाएगा, है ना। आपका हाफ इसको बाहर ही छोड़ दो। ई और एम का रेशियो इसने दिया हुआ है 1.8 × 10⁻11, और डेल्टा V इज ऑल्सो गिवन 10,000 वोल्ट। बस इसको सॉल्व करके जो भी रेशियो आता है, एक्चुअली मेरे पास इसका आंसर है नहीं, मतलब मैं खोज नहीं पा रहा हूँ कहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया था। आप जो आंसर बताओगे मान लूंगा। सर 1/10 आ रहा है रेशियो। हाँ, 1/10 आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अच्छा क्वेश्चन बनाया ना उन्होंने, इस क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लो, 1/10 आ रहा है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें देखो डी ब्रॉगली भी यूज हो गया और कट ऑफ वेवलेंथ भी यूज हो गया, दोनों का रेशियो निकाल लिया हमने, है ना। तो आप चेक कर लेना, ऐसा आंसर है नहीं मेरे पास इसका, 1/10 आ रहा है मतलब सही होगा। हाँ सही बात है, ये 0.9 हो जाएगा, सर वो 0.9 हो जाएगा, फिर इससे वो कैंसिल हो 10 जाएगा। रेज टू पावर सही 15 बात, है। सही बात, सही बात, सही बात है। 0.9 हो जाएगा तो बाहर आके 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 11 + 4। 10 रेज टू पावर 7 अपॉन 10 रेज टू पावर 8, तो फिर 1/10। हाँ सही बात, सही बात, ठीक बोल रहे हो। 10⁻7/10⁻8 हो जाएगा, तो 1/10 इज द रेशियो, 1/10, वेरी गुड, सही।
1/10 रेशियो आ गया। तो आपने दोनों चीजें यूज कर ली, डी ब्रॉगली भी यूज कर लिया। फिर पहले इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी का होगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो होगी, स्ट्राइक करेगा तो रेडिएशन इमिट होगा, तो उसका मिनिमम वेवलेंथ में कट ऑफ वेवलेंथ होता है, वो हम निकाल लेंगे। इस तरह से वी कैन यूज इट। चलो ये हो गया क्वेश्चन। सर अभी बता दीजिए एच में क्या लेंगे, 6.626 इंटू नहीं, 10 आप देखो पूरा एससी की वैल्यू ले लो आप। जो एससी की वैल्यू मैंने बताई थी ना कि एच और सी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग। ये यूज कर लो सीधे आप, क्योंकि आपको आंसर आर्मस्ट्रॉन्ग में चाहिए और नीचे वोल्टेज दिया हुआ है। ये 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। तो इससे सॉल्व करके देखो। तो ई की वैल्यू कूलम में लें। ई लेने नहीं पड़ेगा आपको, ई क्यों लोगे आप, ई तो कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा ठीक। भाई ऊपर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ई है और नीचे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ई है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। ये तो बहुत सिंपली आ जाएगा कैलकुलेट करके। हाँ देविशी, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ राही, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ सोहम, योर आंसर इज करेक्ट।
गौतम सही है आपका आंसर, है ना, बिल्कुल सही है, सही लोग सही सही बता रहे हो कि कौन सा नहीं हो सकता। कट ऑफ वेवलेंथ निकाल लो, कट ऑफ वेवलेंथ से मिनिमम तो पॉसिबल नहीं है ना, मेन चीज इसमें वही तो है कि कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, उससे कम तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लैम्डा से निकाल लो, लैम्डा सी की वैल्यू क्या होती है, एस सी बाई ई इंटू डेल्टा वी। अब एस सी की वैल्यू जब आप लिखते हो ना 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रांग में लिखते हो, है ना, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो आता है, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज की वैल्यू 40,000 आ गई। तो मतलब नीचे भी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब जूल में कन्वर्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे, और ये वोल्ट है, वोल्ट भी कैंसिल हो गया, तो आर्मस्ट्रांग में आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा सी की जो वैल्यू होगी वो 12,400 बाई 40,000 आ जाएगी, मतलब इससे कम पॉसिबल नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। अब 124/400 कितना होता है चेक कर लो, कितने आर्मस्ट्रांग हो सकता है मिनिमम, उससे कम पॉसिबल नहीं है। सर इससे 0.31 एंगस्ट्रॉम आएगा। नो हाँ सर 0.31। हाँ, 124/400 अगर हम करेंगे तो 0.31 आर्मस्ट्रांग आ गया, तो मतलब इससे कम तो वेवलेंथ हो ही नहीं सकती ना, तो 0.31 आर्मस्ट्रांग इज द मिनिमम वेवलेंथ, है ना। तो ये तो ज्यादा है, ये हो सकता है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये नहीं हो सकता है। लैम्डा इज ग्रेटर देन 0.3। हाँ, मतलब इससे 0.3 से ज्यादा होना चाहिए, तो इससे कम नहीं हो सकता वेवलेंथ, क्योंकि ये तो कट ऑफ वेवलेंथ है, इससे कम पॉसिबल ही नहीं है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर ऊपर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मल्टी कट जाएगा और वोल्ट भी कैंसिल हो जाएगा, बस आर्मस्ट्रांग वाला बच जाएगा टर्म, है ना। किस कौन सा टर्म्स बच जाएगा बेसिकली आपका, सही बात है, 0.31 आ गया, मतलब यही पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे पॉसिबल है, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्सरेज जो होती है उसमें कट ऑफ से कम नहीं होता है कोई भी चीज, इससे ज्यादा तो सारे पॉसिबल होते हैं, तो ज्यादा तो सारे होते हैं, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये आपका आ गया, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं ऐसे, बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ सही गौतम आपका आंसर।
Devishi, your answer is correct. कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं थोड़ी सी. ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको. देखो, इसने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ द के अल्फा, तो वही मोसलेस लॉ से हो जाएगा ये. आप लिख दोगे रूट है एफ इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस वन ले लो, क्योंकि के अल्फा है तो जेड माइनस वन तो होगा ही, बस इससे निकाल लेते हैं. जब एटॉमिक नंबर 31 था तो न्यू था, मतलब रूट न्यू हो गया, ए सेम ही रहेगा, इंटू ये आपका 31 माइनस वन हो गया, है ना. तो अब इसने बोला फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी. अब सपोज फ्रीक्वेंसी न्यू डैश हो जाती है, जब एटॉमिक नंबर कितना हो जाए, बेसिकली आपका 51 हो जाए, बस दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. 51 माइनस 1 बाय 31 माइनस 1 देन स्क्वायर, रूट हट जाएगा. हाँ, रूट हट जाएगा तो 25/9 हो जाएगा. सी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना. तो वी डैश इक्वल टू जो हो जाएगा वो आपका कैंसिल होके 25/9 भी हो जाएगा, है ना. तो 25/9 हो गया. मोसलेस लॉ यूज कर लिया हमने इसमें. वी हैव यूज्ड द मोसलेस लॉ. अच्छा, हाँ सही बात है, पता सही बोल रहा हूँ. कैसे हम कर लेंगे, हम तो बहुत आसान चीज होती है, वही 3 फॉर्मूले हैं, उसी 3 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है. कई बार फ्रीक्वेंसी को रिलेट करेगा, कई बार कट ऑफ वेवलेंथ की बात करेगा, कभी वेवलेंथ भी बोल सकता है लैम्डा के अल्फा की. तो लैम्डा के अल्फा हमने जानते हैं कि इफेक्टिव जेट से कर लेंगे, है ना. इफेक्टिव जेट से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. तो अब आपका जो एजेंडा है कि डाउट क्लास तक ड्यूअल नेचर कंप्लीट करना है ना. तो अब जो नेक्स्ट डाउट क्लास होगी उसमें ड्यूअल नेचर हम कंप्लीट करेंगे. ऑल लेवल्स स्टार्टिंग से करेंगे, पूरे लेवल्स करने की कोशिश करेंगे, है ना. चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतनी काफी है ना. तो इसको ड्यूअल नेचर पे लग जाओ पीछे. आप ड्यूअल नेचर आपका कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियर पे आ जाएंगे, है ना. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. हाय सर. सर एक सेकंड वेट कीजिए. हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय बाय. बाय बाय. ये मॉडर्न फिजिक्स के TWT में कहाँ तक आएगा? देखते हैं बेटा, मॉडर्न फिजिक्स के TWT में कितनी, अगर मुझे एक क्लास और मिली तो फिर मैं एटम तक ही रखूंगा उसको, उसमें न्यूक्लियर नहीं डालूंगा. ओके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा, डन सर, थैंक यू. है ना. ओके, बाय बाय. थैंक यू सर. बाय.